बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जो दिन अभी गुजरा है इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके साथी जजेस की जानिब से बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि उनके इस फैसले को बहुत से लोगों की तायद भी हासिल है। बहुत से लोग उनके फैसले को सपोर्ट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने सही कदम उठाया था। देखिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने किया क्या। जस्टिस मंसूर अली शाह के पास एक मामला आया और काफ़ी अरसे से आ रहे थे, ऐसे केसेस आते थे जस्टिस मंसूर के पास जिसमें उनसे कहा जाता था कि जनाब ये मामला आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं बनता, ये तो आईनी तशरीह का मामला है, इसलिए इसको आईनी बेंच के पास जाना चाहिए। जस्टिस मंसूर या दीगर बेंच के जजेस जो हैं वो उसे आईनी बेंच के पास भेज देते थे। लेकिन इससे खदशा ये पैदा हो गया कि हर कोई ये रास्ता लेगा, जो चाहेगा इससे जान छुड़ाए और उसको घसीट के आईनी बेंच में ले जाए, वो आईनी तशरीह का मामला डाल देगा। और हर केस में आईनी तशरीह का उसका एक एंगल तो बनता है कि भाई हर मामले में आईनी तशरीह का एंगल निकाला जा सकता है। इस रास्ते को रोकने के लिए जस्टिस मंसूर ने फैसला किया कि देखा जाए कि क्या हर केस आईनी बेंच को भेजा जा सकता है या नहीं। यानी जब भी कोई ये दावा करता है कि उसका केस तो आईनी बेंच के पास जाना चाहिए, जब भी कोई पटिशनर या उसका वकील आकर ये कह दे कि जी मेरा केस तो आईनी बेंच के पास जाना चाहिए, तो क्या वो जाना भी चाहिए या नहीं। इस मामले को देखने के लिए जस्टिस मंसूर साहब ने एक कदम उठाया और वो कदम ये था कि भाई वो खुद फैसला करें कि क्या अगर उनकी अदालत में केस खुद अदालत ने भेजा है, रजिस्ट्रार ने भेजा है और अदालत की तरफ से उनके पास केस आ गया है, तो क्या उन्हें अपनी जान छुड़ा के उसे आईनी बेंच की तरफ भेज देना चाहिए। बल्कि उन्होंने अपने दायरे कार को सुनने का फैसला किया और उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना ये फैसला करें कि हमारे दायरे कार में भी आता है या नहीं। जस्टिस मंसूर ने ये बिल्कुल सही कदम उठाया था, क्योंकि अगर वो हर केस को आंखें बंद करके आईनी बेंच के पास भेजते रहें तो फिर आईनी बेंच का एक एतराज हो सकता है। आईनी बेंच कह सकता है कि आप हर मामले को जो आपके पास केस आता है उसे आईनी बेंच के पास क्यों भेज देते हैं। या चीफ जस्टिस की तरफ से एतराज हो सकता था, या इंतजामी तौर पर रजिस्ट्रार की तरफ से एतराज हो सकता था कि हमने ये केस रेगुलर बेंच के पास भेजा और रेगुलर बेंच ने आईनी बेंच के पास भेज दिया। आखिर ये सवाल भी तो जस्टिस मंसूर के ज़हन में हो सकता है ना कि भाई मेरे पास अगर केस भेजा गया है तो जांच पड़ताल करके भेजा गया होगा, रेगुलर बेंच में लगाया गया है तो जांच पड़ताल करके लगाया गया होगा कि ये आईनी बेंच का मामला नहीं है। तो जस्टिस मंसूर साहब ने इसी इशू को सेटल करने के लिए इनिशिएट किया और उस केस को सुनने का फैसला किया। और उसके बाद फिर जब सवाल उठा कि नहीं इसको तो आईनी बेंच के पास जाना चाहिए, तो जस्टिस मंसूर ने सवाल उठाया कि क्यों नहीं इसे सुन सकते, क्यों हमारे पास ये नहीं होना चाहिए, क्यों हमारा दायरा इख्तियार क्या है और क्या नहीं है। और उस पर फिर सारा मसला शुरू हुआ। अब इस मामले को सेटल डाउन करने के लिए जस्टिस मंसूर साहब ने जाहिर है जो दो तीन बुनियादी एतराज़ उठाए हैं वो पहले भी मैं रिपीट नहीं करूंगा, पहले डिस्कस हो चुका है कि भाई उनका बेंच तब्दील नहीं हो सकता था, उनसे केस वापस नहीं लिया जा सकता था और बेंच तोड़ा नहीं जा सकता था वगैरह वगैरह। अब इस सारे मामले को वो समझते हैं कि भाई इसका हल ये है कि फुल कोर्ट बना दी जाए। अब फुल कोर्ट तश्कील देना क्या प्रॉब्लम है, फुल कोर्ट क्यों तश्कील नहीं दिया जा सकता या दिया जा रहा। अब इस पे हमारे दो दोस्त सुहेल रशीद साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है कि जस्टिस मंसूर किस तरह से एक मसले को जो कि सुप्रीम कोर्ट के सर पर लटक रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में एक प्रॉब्लम बन के खड़ा हुआ है, क्यों ना उसको एड्रेस कर लिया जाए। तो कैसे उस इशू को जो है वो जस्टिस मंसूर ने एड्रेस करने की कोशिश की। तो हमारे दोस्त सुहेल रशीद इस हवाले से क्या कहते हैं ज़रा आप सुन लीजिए। देखें ये इख्तियारात की जंग है बुनियादी तौर पर, जिसमें और सिर्फ इख्तियारात की जंग नहीं है, ये 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो अदलिया के अंदर बहरान पैदा होना था वो हो चुका है। इसको कोई तस्लीम करे या ना करे, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में ऐसी चीज़ें मौजूद थी बज़ाहिर, और उस पर उस वक्त की कानूनी और आईनी माहिरीन जो इसको एक न्यूट्रल आई से देख रहे थे, सवालात उठा रहे थे, तो अब वो चीज़ें सामने आपके खुल के आ रही हैं। 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया के अंदर एक नई डिवाइड की बुनियाद रखी थी और वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के नाम पर। अब उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बना दिया गया उसके पास चीफ जस्टिस से भी ज़्यादा इख्तियारात हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब इस मुल्क में आईनी मामलात नहीं देख सकता, लेकिन आईनी बेंच वाले लोग देख सकते हैं। और आईनी बेंच में कौन शामिल होगा इसका फैसला हुकूमत करती है अमलन, क्योंकि जुडिशल कमीशन वो तश्कील देता है जिसमें हुकूमत के पास मेजॉरिटी वोट्स इस वक्त तक
मौजूद हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस तो आ रहे हैं और फिर जो सीनियर जजेस हैं जिनको सुपरसीड भी किया गया वो अब सवालात भी उठा रहे हैं। फिर जब आम बेंच में कोई भी केस लगता है उसके ऊपर एक चीज़ सामने आ जाती है जी कि कोई भी ऑब्जेक्शन कर देता है, जहाँ किसी के हाथ से केस निकलने लगे वो फाइल बचाने के लिए कहता है जी कि ये आइनी सवाल भी इसमें खड़ा हो गया तो इसको उधर भेज दें। यही झगड़ा निपटाने के लिए जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह अब उन्होंने एक राह निकाली। उन्होंने कहा यार फुल कोर्ट के सामने आप रख दें, और पहले भी उन्होंने फुल कोर्ट के सामने रखने का फैसला कमेटी में बैठ के जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ किया था, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम हो गई, उनके उस फैसले पर अमल हुआ नहीं, फुल कोर्ट नहीं बैठ सकी। अब उन्होंने एक केस पकड़ा था, उसमें एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई अमलन, लेकिन उसमें उन्होंने अगेन ऑर्डर किया जुडिशल साइड पे कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए और ये झगड़ा ख़त्म करें, लेकिन लगता नहीं है कि ये झगड़ा ख़त्म करने के लिए फुल कोर्ट बनेगी। और अगर फुल कोर्ट बनेगी तो कब बनेगी, क्योंकि आज ही जब फुल कोर्ट का 26वीं आईनी तरमीम में भी सवाल उठा कि होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह केस में भी उठा रहे हैं कि होनी चाहिए, तो फुल कोर्ट की डेफिनेशन भी चेंज होने जा रही है। एक तो आईनी बेंच कह रहा है जी कि हम अब फुल कोर्ट हैं, दूसरा अब सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस लाए जाने हैं फरवरी की 11 तारीख को। उसके लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया है। 5 मुल्क की जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें से 5 सीनियर जजेस के नाम ज़ेर गौर आएंगे और उन सब में से 8 का इंतखाब करके उनको भी सुप्रीम कोर्ट ले आया जाएगा, और वहाँ भी अगेन मेजॉरिटी में हुकूमती टीम होगी, क्योंकि जुडिशल कमीशन में इस वक्त वो अक्सरियत रखते हैं। तो अगेन अगर जब बनती है फुल कोर्ट तो उसमें अब ये 17 या 16 जजेस वाली नहीं होगी, उसमें 24-25 जजेस होंगे और फिर नंबर गेम के ऊपर दोबारा खेला जाएगा। यही चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, ये लड़ाई बिलाशुबा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ 2 ग्रुप्स वाजे हैं, बल्कि वो अब एक दूसरे के खिलाफ वाजे तौर पर बेंच में बैठ के बयानात दे रहे हैं। यानी बंद कमरों में तो ये लड़ाई रहती थी, लेकिन अब ये लड़ाई बंद कमरों से निकल कर बाहर आ गई है, बेंच में आ गई है और वकला के सामने आ गई है, सहाफ़ियों के सामने आ गई है, और जजेस ये लड़ाई लड़ते हुए बिल्कुल शर्मा नहीं रहे हैं। इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? हमारे एक और दोस्त अदील सरफराज साहब हैं, उन्होंने अपनी राय का इजहार इस हवाले से किया जब हमने उनसे पूछा, तो सुनिए वो इस लड़ाई का अंजाम क्या देखते हैं। सर देखिए, माहौल तो गर्म हो चुका है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक मौके के ऊपर जब एक मामला उनके सामने आया, उन्होंने उसको टेकअप किया, कुछ क्वेश्चन फार्म किए और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए। उस पर हमने देखा कि वहाँ पर पॉलिटिक्स शुरू कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन्होंने वो केस ही उनसे विड्रॉ करके एक और बेंच को भेज दिया। वहाँ से फिर ये कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस पर कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर दिया एडिशनल रजिस्ट्रार को जुडिशल साइड पे, जो ज़िम्मेदार हैं केसेस को फिक्स करने या ना करने में, और बाद अज़ा उनका जवाब आ गया और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपना एक फ़ैसला महफूज किया जो आज सुबह सुनाया गया। मगर इस सब में हमने देखा कि एडिशनल रजिस्ट्रार ने एक इंट्रा कोर्ट की अपील दायर कर दी थी। उस इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी लार्जर बेंच भी रातों रात बन गया। आज आप देखें उसने इत्तेफाक एक जानिब 6 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच उस इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के लिए बैठा, मगर साथ ही सुबह 9 बजे 9:30 बजे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने वो महफूज शुदा फैसला सुना दिया और इनडायरेक्टली ही नहीं बल्कि डायरेक्टली उस अपील को गैर मौसर कर दिया, क्योंकि एग्जॉनरेट कर दिया गया उस एडिशनल रजिस्ट्रार को। बावजूद इसके जो पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, इख्तिलाफात की लड़ाई की आप बात कर रहे हैं कि एक जज जिसने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया, उस जज ने उस कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग को ख़त्म भी कर दिया, मगर साथ ही ये इंदिया भी दिया कि चीफ जस्टिस और दीगर मेंबरान जो कमेटियों के हैं उनको हम तौहीन अदालत कर सकते थे, हम नहीं कर रहे। प्रोप्राइटरी का उन्होंने यहाँ पर एक तरह से कहा, जिक्र किया और साथ साथ कह दिया कि फुल कोर्ट बनाया जाए। बावजूद इसके पॉलिटिक्स को अगर हम देखें तो आज जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बिलखसूस कमरा अदालत नंबर 3 में जिस तरह बोले हैं, जिस तरह गरजे हैं, उन्होंने जिस गम व गुस्से का आज इजहार किया है, जिस तरह अपने तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने बरमला तौर पर इजहार किया है, उससे तासुर यही मिल रहा है कि ये जो इन फाइटिंग है ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। अब ये कम अज़ कम पीछे नहीं हटेगी। एक कोशिश ज़रूर मेरी इत्तलात के मुताबिक हुई थी कुछ दिन पहले, मगर वो कोशिश भी बेसूद नाकाम हो गई है। अब जो जजेस साहिबान हैं वो एक तरह से आमने सामने खड़े हैं। अब देखना होगा, क्या मालूम आज शाम तक कुछ नई डेवलपमेंट्स हो जाएँ, कुछ नई वजाहतें आ जाएँ, कुछ नई क्लैरिफिकेशंस आ जाएँ और कुछ तफसीली वजूहात भी आ जाएँ। अब आप ये देखिए कि इस सारे कज़िये में जो 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है, अभी जब आईनी बेंच के सामने 26वीं तरमीम लगी और उस 26वीं तरमीम के लिए ये कह दिया गया कि 3 हफ्ते के बाद आप उसको सुनेंगे,
और साथ ही हमने खबर देखी कि जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया है और उसमें 8 नए जजेस अपॉइंट होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। 8 नए जजेस इंडक्ट होने जा रहे हैं। चारों हाई कोर्ट से 5-5 जजेस के नाम कंसिडर होंगे और उसमें से शॉर्टलिस्ट करके 8 जजेस को जुडिशल कमीशन के जरिए से सुप्रीम कोर्ट में इंडक्ट किया जाएगा। जुडिशल कमीशन क्या है? जुडिशल कमीशन 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में वजूद पाने वाली एक ऐसी बॉडी है जिसमें हुकूमत को अक्सरियत हासिल है। यानी उसको इस अंदाज में तश्कील दिया गया, इस बॉडी को 26वीं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन को इस अंदाज में तश्कील दिया गया कि उसमें हुकूमत की अक्सरियत रहे और एग्जेक्टिव की अक्सरियत के साथ यानी नून लीग और उनके इत्तेहादियों की अक्सरियत के साथ वहाँ पर किसी भी अपनी मर्जी के किसी भी शख्स को जज अपॉइंट किया जा सकता है। यानी एग्जेक्टिव कमेटी के जहन में अगर ये आता है कि यहाँ हाई कोर्ट में काम करने वाले किसी सबसे जूनियर जज को उठाकर लगाना है तो एग्जेक्टिव या ये जुडिशल कमीशन उसको लगा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता। तो इसी तरह से अब 8 जजेस अपने अपॉइंट किए जाएंगे, यानी 16 और 8 ये तादाद हो जाएगी 24। अगर 24 तादाद हो जाएगी तो अगेन अगर आप काउंट करें तो फिर एक मरतबा जस्टिस या अफरीदी या जस्टिस अमीनुद्दीन खान को एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अक्सरियत हासिल हो जाएगी। और अगर उस सूरत में फुल कोर्ट बुला भी लिया जाता है, यानी आज जो आईनी बेंच से ये मुतालबा किया गया कि फुल कोर्ट बनाइए, फुल कोर्ट बनाइए, फुल कोर्ट बनाइए, और आईनी बेंच ने रिलक्टेंस के साथ इसको सुनने का फैसला किया और 3 हफ्ते का वक्त दे दिया। 3 हफ्ते के बाद मजीद 3 हफ्ते का वक्त दिया जा सकता है। तो तब तक अगर सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस आ चुके होंगे तो ये जो फुल कोर्ट है इसके अंदर वैसे ही इस आईनी बेंच या जो हुकूमत है उसकी को अक्सरियत हासिल हो चुकी होगी। और जब उसको अक्सरियत हासिल हो चुकी होगी तो फिर ये मामला फुल कोर्ट में अगर लग भी जाता है तो अंजाम क्या होगा ये समझना मुश्किल नहीं है। एक और आज के दिन की यानी गुजरे दिन की जो सबसे बड़ी खबर थी वो था पीका एक्ट की मंजूरी। और आप देख रहे हैं कि एक ऐसा कानून, पीका एक्ट तो अगरचे पहले से मौजूद था लेकिन इसमें तरमीम लाई जा रही है और ये ऐसा आनन फानन 2-3 दिन के अंदर अंदर इसको कार्रवाई की गई है कि ऐसा लगता है कि हुकूमत को न जाने क्या जल्दी है कि वो सहाफती तंजीमों से मुशावरत किए बगैर इसको लाना चाहती है। आप देखें हम सुबह 11 बजे बल्कि 10:30 बजे सेनेट की जो इंटीरियर कमेटी है उसने एंकर्स की बॉडी को बुलाया और कहा कि आप आकर इसमें अपनी तजावीज़ दीजिए, हम आपसे मुशावरत करेंगे। 2-3 दिन पहले अता तारड़ और इरफान सिद्दीकी साहब से जब मुलाकात हुई थी उन्होंने कहा था, दावत दी थी कि आप ऐसा कीजिए, कमेटी में आ जाइए, सेनेट की कमेटी में आ जाइए और ऑफिशियली उसमें आकर अपनी राय दीजिए, अपना मौक़िफ़ दीजिए और अगर कोई आपके अमेंडमेंट्स हैं प्रपोज करते हैं तो वो भी दे दीजिए। तो आज सुबह हम सब लोग वहाँ पर यानी एंकर्स के कुछ नुमाइंदे जो हैं वहाँ कमेटी में चले गए। मैं था, मुनीज़ जहांगीर साहबा थी, अमीर अब्बास थे, समर अब्बास थे, इसी तरह से अदनान हैदर थे, कुछ और लोग भी थे, आसिफ बशीर चौधरी साहब थे, तो शहजाद इकबाल थे। तो हम सब लोग वहाँ पर कमेटी के सामने पहुँचे और बताया कि इस कानून में क्या मसला है। इस कानून में इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसमें अगर कोई गलत खबर दे देता है तो उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाकर पेश किया जाएगा, यानी वो एक क्राइम होगा और उसकी सज़ा 3 साल कैद हो सकती है। जबकि पूरी दुनिया में इसको एक सिविल केस के तौर पर लिया जाता है और उसमें डेफेमेशन होती है, उसमें जुर्माने होते हैं लेकिन ये नहीं होता कि आपको उठाकर 3 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए। हमने कहा कि आप इसमें मुशावरत कीजिए, इसको 2-4 दिन के लिए आप डिले कर दें। पूरी बात सुनने के बाद, जो कि 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं थी, यानी कहा गया कि वक्त कम है, अगली कमेटी होनी है, आप 5 मिनट में अपनी गुजारिशात पेश कर दें। तो जब एंकर्स की जानिब से 4-5 मिनट के अंदर उसको एक्सप्लेन किया गया तो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी मैं 1 मिनट में आपको इसका जवाब देता हूँ। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी ये बिल आपके लिए नहीं लाया जा रहा, उनके लिए लाया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर बैठ के गंद फैला रहे हैं। हालांकि तमाम सहाफ़िज़ की जद में आ सकते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे हुए लोग भी आ सकते हैं। अब इसके बहुत सारे पहलू हैं, मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, इसके बेशुमार पहलू हैं और बेशुमार इसमें सुकुम हैं। अब मसलन एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर काम करने वाला शख्स जो डिजिटल मीडिया पर भी काम करता है, वो अगर गलत खबर दे देता है तो उसको पैमरा की बॉडी अलग उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पीका एक्ट के तहत अलग कार्रवाई होगी।
हालांकि उसको एक ही बॉडी उसके खिलाफ कार्रवाई करे जो कि उसूली तौर पर बनता है। लेकिन एंकर्स की जानिब से कहा गया कि हम इसको एक्ट को ख़त्म नहीं करना चाहते, हम इसको हम चाहते हैं कि रेगुलेट किया जाए, लेकिन नाइंसाफ़ी पर मबनी कानून काला कानून नहीं बनना चाहिए। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी ये आपके लिए नहीं है और आप इस पर परेशान ना हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और इस तरह की उन्होंने एक कुछ बातें की। और उसके बाद हम चैम्बर में भी जाके इरफान सिद्दीकी साहब से मिले, इरफान सिद्दीकी साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जो है वो ये बहरहाल लाया जा रहा है, बहरहाल हम हुकूमत के बिल को अपोज नहीं कर सकते, और अपनी माजूरी उन्होंने जाहिर की। उसके बाद फिर इस पर जो मीडिया पर्सनस हैं, एंकर पर्सनस की जो तंजीम है एंकर्स एसोसिएशन, उन्होंने जाकर बैरिस्टर गौहर असद कैसर से भी मुलाकात की और उनसे भी अपनी इस सिलसिले में हिमायत मांगी। उन्होंने अगरचे अपनी हिमायत का यकीन भी दिलाया, और फिर हमने प्रोटेस्ट के तौर पर इस हवाले से आज सेनेट का बॉयकॉट भी किया, सेनेट इजलास का। तो ये सब कुछ हुआ, लेकिन बहरहाल हुकूमत के सर पर कान पर जूं नहीं रेंग रही, और ये पीका का काला कानून मंजूर होने जा रहा है। अब जब तहरीक इंसाफ इस तरह का बिल ला रही थी, तो यही शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के लोग आकर हमारे सहाफ़ियों के कैंप में इजहार यकजहती किया करते थे, और आज सोचे समझे बगैर न जाने कहाँ से ये आसमान से ये बिल ज़मीन पर उतरा है, और हुकूमत उसको जल्दबाजी में मंजूर कराने के दर पे है। कल सुबह 11:30 बजे शायद, बल्कि आज सुबह 11:30 बजे ये बिल जो है वो खदशा है या कभी इम्कान है कि मंजूर हो भी जाएगा। तो ये है जी इस हुकूमत को के मसाइल कि वो खौफजदा है। इसने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए हर कोशिश कर ली। इसने इस सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक्स बंद कर दिया, ट्विटर बंद कर दिया, फायरवॉल लगा दी, इंटरनेट स्लो डाउन कर दिया, न जाने क्या क्या कुछ किया। जब कुछ बात नहीं बनी तो अब ये पीका का काला कानून लाया जा रहा है। इससे भी शायद बात ना बनेगी तो पता नहीं क्या करेंगे, और अजीब व गरीब किस्म की इसकी लैंग्वेज है। इस पर तफसील से इस बिल पर बात की जा सकती है, लेकिन टेक्निकल चीज़ें हैं, बहरहाल उसकी तफसील में मैं नहीं जाता फ़िलहाल। तो जो सच की आवाज़ को दबाने के लिए, बल्कि मैं कहता हूँ कि नापसंदीदा आवाज़ों को दबाने के लिए, नापसंदीदा आवाज़ों को दबाने के लिए ये लाया जा रहा है। तो ये है जी इस वक्त सूरत हाल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।